हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपनी सिविक्स बुक का सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे, फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। तो संघवाद होता क्या है बच्चों? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के दो या अधिक स्तर होते हैं, यानी कि शासन के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं, उसको हम संघवाद कहते हैं। तो सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत में संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे, यानी कि जो गांव में अपने लेवल पे हमारा शासन होता है, स्थानीय शासन। तो अब पढ़ेंगे हम संघवाद क्या है। आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, और ये अधिकतर प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में उसने पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी और अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और उन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। यानी कि जो भी उनको अधिकार दिए गए थे वो केंद्र सरकार ने दिए थे, वो कभी भी उनको वापस ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली और श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है, यानी कि उसके साथ जो इकाइयाँ जुड़ी हुई हैं उनके बीच में शक्तियाँ बंट जाती हैं। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिनमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और यानी कि जिसकी जिम्मेवारी होती है राष्ट्रीय महत्व के विषयों को देखना। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है, जो शासन के दैनंदिन यानी कि जो डेली रूटीन के उनके कामकाज हैं उनको देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं, और इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्ट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं, जिसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार जो है राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती है और इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेही नहीं होती, यानी कि जो भी वो अपनी शक्तियों का जिस तरीके से वो यूज़ करते हैं उसके लिए उनको केंद्र सरकार को कोई जवाब नहीं देना पड़ता, और ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेही होती है, यानी कि अपने लेवल पर वो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। तो फर्स्ट इसकी क्या विशेषता है? यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। सेकंड है अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं और कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। थर्ड क्या है? विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान के में जो है स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकारें जो है अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही होते हैं, यानी कि जो भी हमें चेंजेस करने होते हैं जब दोनों सरकारें केंद्र यानी कि केंद्र लेवल की केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जब दोनों सहमत होगी तभी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है।
विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। यदि दोनों सरकारों के बीच कोई विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय लेता है, तो वो निर्णायक की भूमिका निभाता है एक तरह से। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं, यानी कि जो भी वो टैक्स वगैरह लगाते हैं तो उसके अलग अलग सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए, और सेकंड क्या है, इनका जो है एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का, और इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं और अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं, यानी कि अपनाते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होते हैं और वे केंद्र के बरक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं, यानी कि केंद्र सरकार की बजाय वहाँ पे वो ज़्यादा ताकतवर पावरफुल होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है और अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं और विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत की संघीय व्यवस्था, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपने ये लेसन यहाँ तक केयरफुली रीड करना है और अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।